दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत संघर्ष जारी है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 3 पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इतिहास का टॉपिक आपके बीच में प्रारंभ हो चुका है। हम आपके बीच में जो है लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट को फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आपका एजुकेशन फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया और इसी के क्रम में कंप्यूटर भी अपने समाप्ति की कगार पर है। 2-3 चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो भी किसी दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसे भी हम जो है समाप्त कर देंगे। रही बात इतिहास की, तो इतिहास भी आपका बहुत तीव्र गति से चल रहा है। पर डे हम आपके बीच में एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी लेक्चर बन रहे हैं हमें लगता है कि 20-25 लेक्चर के आसपास में है, तो ज़्यादा दिन आपका समय नहीं लगेगा। जैसे ही समय नज़दीक आता रहेगा तत्काल आपके बीच में एक दिन में मतलब पर डे आपके बीच में 2-2 लेक्चर कर देंगे। आपका सेमेस्टर आपका जो भी सिलेबस रहेगा वो समाप्त हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के क्रम में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नदी घाटी की सभ्यताएं। नदी घाटी की सभ्यताओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुछ इसमें जो है जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, तमाम तरह की सभ्यताएं इस बीच में आती हैं। जो लोग यूपी टेट देंगे, हालांकि आप सभी को पता है अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो यूपी टेट हर किसी को देना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो लोग आर्ट साइड से हैं, जैसे अगर आपने बीए किया है तो आगे चलकर जब आप यूपी टेट को देंगे तो आपका पूरा 60 का 60 नंबर जो होगा वह पूरा का पूरा आपका जो है आर्ट से ही आता है। ठीक है, मैथ और साइंस का पोर्शन हट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लेक्चर आपके बीच में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा आप इसे कतई जो है मिस मत करिएगा, प्लीज इसे आप देखिएगा। यह नोट्स जो आपके बीच में जा रही है, नोट्स भी आपके यूपी टेट को ध्यान में रखा गया है, यानी उसमें जितनी चीजें समाहित की जा रही है नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट करके दिया जा रहा है कि भैया ये चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम लेक्चर में भी आपको बताते हुए चलते हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नदी घाटी की सभ्यताओं का आज के इस वीडियो से शुभारंभ हो रहा है। देखिए यहां लिखा गया है प्रथम सेमेस्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ रही है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के, हमने कहा है आपसे प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉडल पेपर भी आपके लिए कराए जाएंगे ताकि आपका जो सिलेक्शन हो सके, यानी सिलेक्शन की बात छोड़िए। ठीक है, आप जब भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में जाएं तो आपको जब पेपर मिले तो आपको जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है, आप अच्छी तरह से करके आए। मॉडल पेपर अगर आप किए रहेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो होगा, जैसे 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट का आपका 2 घंटे का होता है, बाकी जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं वो 1-1 घंटे के होते हैं। तो टाइम मैनेज आपका नहीं हो पाता है। जब आप मॉडल पेपर को किए रहेंगे तो टाइम आपका बड़े अच्छे से मैनेज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो आप 150 रुपए देकर ज्वाइन कर रहे हैं, यहीं पर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर कराए जाएंगे। बिल्कुल अगर आपको जरूरत पड़ रही तो आप लिंक पर जाइए, मामूली से शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके तत्काल आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। समस्या समाधान अगर आपको हो रही है किसी भी प्रकार के नोट्स संबंधी या किसी भी टॉपिक में अगर आपको समस्या हो रही है तो आपके पास ये नंबर दिया जा रहा है, इन नंबरों पर आप बेधड़क अपनी बातों को कहिए। 9452331053 आपके लिए नंबर हमेशा खुला है, किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए हम लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। इससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं कहना चाहूंगा अगर आपको जो है आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहा है, प्लीज आप अपना फीडबैक अवश्य दें कि हाँ मेरे द्वारा दी गई चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। अच्छा, इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 के शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जबकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिल्कुल आप मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 पहला टॉपिक आपके बीच में आता है कि नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण,
यानी अगर कहा जाए जो नदियों के किनारे जो सभ्यताएं हैं उनके जो है उनका उदय क्यों हुआ, उसके कारण क्या हो सकते हैं। जबकि पहला कारण आपके बीच में आ रहा है, देखिए नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के विकसित होने के निम्न कारण थे, जिसमें पहला आपका है कि नदियों की घाटियों में भूमि उपजाऊ होने के कारण वहां मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन तथा चारा पर्याप्त मात्रा में सुगमता से मिलने लगा था। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है नदियों घाटियों की भूमि जो थी वो उपजाऊ थी और उस उपजाऊ के कारण जो मनुष्य थे और पशु थे उनका जो भोजन था वह पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। ठीक है, यह आपका पहला कारण है। अगला कहा जा रहा है नदियों के किनारे मनुष्य की खेती के लिए बिना किसी कठिनाई के सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो गए और नदियों में उसे आगमन की सुविधाएं भी प्रदान की गई। अच्छा, नदी के किनारे कोई भी खेत होते हैं, जाहिर सी बात है कि उसे सींचने के लिए अत्यंत जो है सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है। देखिए कई कारण आपके बीच में हैं जो कि हम बिल्कुल शॉर्ट में आपको लेकर चल रहे हैं, नोट्स आपको बिल्कुल ब्रॉड में दिया जा रहा है, एक भी टॉपिक आपके बीच में छोड़ी नहीं जा रही है। अगला कहा जा रहा है कि नदियों के किनारे कृषि एवं दैनिक उपयोग के लिए पानी और मकान हेतु गीली मिट्टी सुलभ हुई। ठीक है, आप समझते हुए चलेंगे, हम एक तरफ से आपको जल्दी बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला कहा जा रहा है नदियों के किनारे जलवायु में भी मानव की अपनी सभ्यता व संस्कृति के विकास के अवसर प्रदान किए। अगला, नदी घाटियों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने से पहले गाँव का और तत्पश्चात नगरों का विकास होने में सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, इसके आगे आपसे कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अब आपके बीच में आ रहा है एक ये सभ्यता आपके बीच में है सिंधु सभ्यता, काफी महत्वपूर्ण सभ्यता आपके बीच में होती है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या हो सकती हैं आप समझते हुए चलेंगे। पहला आपके बीच में आ रहा है, देखिए आपसे कहा जा रहा है ऊपर डली है सिंधु सभ्यता। इसके अंतर्गत 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो के उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। प्रारंभ में उत्खनन कार्य सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी की घाटी में ही किया गया था। वहीं पर इस सभ्यता के अवशेष सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता कहा। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है, तो आप कहेंगे सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता कहा है। ठीक है, यहाँ 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की, आप कहेंगे राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी चीज़ें आपको समझ आ रही है। अगला आपके बीच में आ रहा है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। आपसे कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें नगर निर्माण योजना, देखिए बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको ले चलेंगे। अगर देखा जाए नोट्स भैया आपको बहुत ब्रॉड स्तर से दिया जा रहा है, बार बार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है सिंधु घाटी का स्वरूप नगरीय था। सिंधु सभ्यता नगर योजना आधार पर सामग्रित मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, लोथल, बनवाले आदि से ये प्राप्त हुए। कौन, ये सिंधु सभ्यता। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता के नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर थी। ये सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। पहली विशेषता के अंतर्गत अगर आप इतनी भी लिख देंगे जितना हमने आपको पहले बताया तो सारी चीज़ें आपकी सफिशिएंट हो जाएंगी। ठीक है, अगला आपके बीच में आ रहा देखिए भवन निर्माण। ठीक है, भवन निर्माण में आपसे कहा जा रहा है साधारण भवन। ठीक है, साधारण भवन के अंतर्गत अगर हम बात करें आपसे साफ तौर पर इसमें कहा जा रहा है इन भवनों का आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा होता था। ये भवन एक से अधिक मंजिल तक होते थे या मंजिला तक होते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए छोटी ईंटों एवं पत्थरों की सीढ़ियां बनी होती थी। ये सीढ़ियाँ जैसा कि आप सभी को पता है आज भी हमारे और आपके यहाँ प्रचलित हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ आज भी ईंटों की ही बनाई जा रही हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है कि भवन में खिड़कियाँ, रोशनदान, दरवाजे, रसोई घर, कुआं, स्नान घर और जो है आंगन इत्यादि होता था। इतनी चीज़ें अगर आप लिख देंगे भवन निर्माण में तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अगर नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़े स्तर से नोट आपको दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप बेधड़क नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं।
अगला आपके बीच में है, कहा जा रहा है राजकीय एवं सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो ने राजकीय एवं सार्वजनिक भवन के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक विशाल भवन 71 मीटर लंबा, इतना ही चौड़ा और इसमें एक विशाल कक्ष भी है जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी है और इसके फर्श पर अनेक चौकियां बनी हुई हैं। संभवतः इसका प्रचार या इसका प्रयोग विचार विनिमय के लिए होता है। किसका? राजकीय सार्वजनिक भवन का। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है, देखिए इतनी चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए नोट्स बिल्कुल बड़े स्तंभ, कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ी नहीं गई है। आप देख सकते हैं सामाजिक जीवन हो गया, सामाजिक संगठन हो गया, अगला आपका है कृषि, फसल एवं आहार हो गया, वेशभूषा एवं आधार हो गया, और ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। वेशभूषा पर हम थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करना चाहेंगे। यह जो चीज़ें आपके बीच में बताई जा रही हैं, यह सिंधु सभ्यता के लोग ग्रहण करते थे। देखिए, वेशभूषा के अंतर्गत अगर बात किया जाए, शरीर पर 2 वस्त्र धारण किए जाते थे। प्रथम आधुनिक काल या आधुनिक साल के समान जो है, आधुनिक यहाँ देखिए काल होना चाहिए था, आधुनिक काल के समान कपड़ा होता था जिसे कंधे के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे निकाल कर पहनते थे, जिससे दाहिना हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। और दूसरा वस्त्र शरीर के नीचे पहना जाता था जो आधुनिक धोती के समान होता था। ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं होता था। साधारण सूती कपड़े पहने जाते थे, परंतु ऊनी वस्त्रों का भी प्रचलन था। ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अगर देखा जाए ये लोग और क्या इस्तेमाल करते थे, पुरुष और स्त्री दोनों अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठाहार, कुंडल आदि पहनते थे। स्त्रियां चूड़ियाँ, कंठफूल, हंसली या हंसली इसे कह सकते हैं, भुजबंद, करधनी, ये सारी चीज़ें आभूषण के रूप में स्त्रियां पहनती थी। ठीक है, चलिए अगला पेज आपके बीच में आ रहा है। देखिए वीडियो लंबा है, हम जल्दी जल्दी आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आमोद प्रमोद के साधन क्या थे? निवासियों का आमोद प्रमोद के साधन जो है जुआ खेलना, शिकार करना, यानी ये सारी चीज़ें, नाचना गाना और ये मुर्गों की लड़ाई इत्यादि जो देखना था, ये उनका पसंदीदा जो है आमोद प्रमोद के साधन थे। ठीक है, यानी खेल कूद के साधन थे। ठीक है, औषधियाँ क्या थी? औषधियों के बारे में आप देख पा रहे हैं। गृहस्थी के उपकरण कौन कौन से थे? ठीक है, मिट्टी के कुल्हड़, प्रयोग आदि के उपयोग किए जाते थे। प्रसाधन सामग्री क्या थे? आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। ये लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, और नीचे देख पा रहे हैं पशुपालन के अंतर्गत ये लोग मुर्गी पालना इत्यादि कार्य करते थे। कपड़े भी बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु निवासी विश्व के सूती काटने तथा कपड़े बुनने वाले संभवतः प्रथम लोग थे। व्यापार भी ये लोग करते थे, किसके? कपड़े इत्यादि के। ठीक है, चलिए उद्योग एवं अन्य व्यवसाय। ठीक है, सिंधु निवासी शिल्पकला तथा शिल्पकला में दक्ष थे और मिट्टी के जो है असंख्य बर्तन खुदाई में प्राप्त हुए थे। ठीक है, और नीचे यहाँ देखिए धार्मिक जीवन कैसा था? ये लोग देखिए सिंधु निवासी निम्नलिखित देवी देवताओं की उपासना करते थे। मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा और पशु पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा और नदी पूजा, यानी 7 तरह के ये लोग पूजा इत्यादि करते थे। अगला आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु निवासी धार्मिक विश्वासों आदि पर 3 प्रकार के मृतक का अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, मृतक के अंतिम संस्कार के अंतर्गत अगर कहा जाए, पूर्ण समाधि होती थी और जो है आंशिक समाधि होती थी और दाह कर्म होता था। दाह कर्म के अंतर्गत इसमें शव को जलाकर, जैसा कि आज के समय में लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसमें शव को जलाकर उसकी राख अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता है। मोहनजोदड़ो में ऐसे ही कलश प्राप्त हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए, अब ये जो घड़े को गाड़ने की बातें इसमें कही जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है, लोग नदी में प्रवाह कर देते हैं आज के समय में, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ये सारी आज भी चीज़ें प्रचलित हैं। ठीक है, हम बिल्कुल तीव्र गति से आपको बताते हुए लेके चल रहे हैं। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आपको सारी चीज़ें खुद भी खुद नज़र आ रही हैं, अच्छी तरह से आप समझते हुए चलेंगे। देखिए, अब कला के क्षेत्र में चीज़ें आ रही हैं। भवन निर्माण एक कला था और नीचे मूर्ति कला थी।
अगर देखा जाए सिंधु सभ्यता के लोग भवन निर्माण में दक्ष थे और मूर्ति कला कहा जा रहा है। मूर्ति कला में देखेंगे सिंधु निवासी सोने चांदी तांबे आदि के आभूषण का निर्माण करते थे। इस समय की धातु पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियां जिसमें धार्मिक देवी देवताओं उपासकाओं की आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज आपके बीच में आ रहा है, बिल्कुल तीव्र गति से चला जा रहा है। देखिए यहाँ आ रहा है धातु कला हो गई, चित्रकला हो गई, संगीत एवं नृत्य। ठीक है, चित्रकला के अंतर्गत कहा जाए आप खुद इसे समझेंगे। ठीक है, इस सभ्यता के लोग चित्रकला का भी ज्ञान था। जिसका जानकारी प्राप्त बर्तनों एवं मोहरों पर चित्रित चित्रों से होती है। अगला संगीत एवं नृत्य कला देख पा रहे हैं। ताम्रपात्र निर्माण कला, इसमें थोड़ा सा हम आपको बताएंगे सिंधु सभ्यता कालीन वर्गाकार ताम्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत अगर हम आपसे कहें तो समझने का प्रयास करेंगे। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है जल के मध्य का क्षेत्र। पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है, आप कहेंगे जल के मध्य का क्षेत्र है। अगला कहा जा रहा है कि जो है इराक की दजला व फरात नदियां, दो नदियों के मध्य के क्षेत्र विकसित हुई हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इराक जो है वो किन दो नदियों के बीच के मध्य का क्षेत्र है, तो आप कहेंगे दजला व फरात। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से, मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 सभ्यताओं का विकास हुआ है, सुमेरिया, बेबीलोनिया और आसीरिया। ठीक है, ये तीनों सभ्यताएं महत्वपूर्ण हैं, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। 3 सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये जी तीनों सभ्यताएं थी, इसी को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला सुमेरियन सभ्यता क्या है। मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम जो है सुमेरिया की सभ्यता का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में अधिक उपजाऊ होने के कारण उपजाऊ और क्रिसेंट कहा जाता है। और सुमेरिया की राजधानी सुमेर है। पूछा जा सकता है कि सुमेरिया की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे सुमेर है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। अगला राजनीतिक स्थिति क्या थी, आप इन चीज़ों को खुद देखेंगे। सामाजिक जीवन इनका कैसा था, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सारी चीज़ों को आपके बीच में बताई जाए तो वो बहुत बड़ा लेक्चर होगा। कम से कम एक चैप्टर हम एक लेक्चर में समाप्त कर रहे हैं, या मानकर चलिएगा कि 2 घंटे से ऊपर का लेक्चर जाएगा, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट आपके बीच में चल रहा है। बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको इस PDF की ज़रूरत पड़ रही है तो आप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके। ठीक है, चलिए धार्मिक जीवन इनका कैसा था, लेखन कला इनकी कैसी थी, बेबीलोनिया की सभ्यता पर चर्चा हम करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आपसे कहा जा रहा है कि सुमेरिया सभ्यता के पश्चात इस क्षेत्र में बेबीलोनिया की सभ्यता का जन्म हुआ। बेबीलोनिया सभ्यता के लोगों ने सुमेरिया सभ्यता को नष्ट न करके इसमें सुधार कर पहले से अच्छा बनाया। बेबीलोनिया के लोग सभ्यता अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बेबीलोनिया के लोग संभवतः अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे, जिन्हें जो है ईस्वी पूर्व या 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग सुमेर पर विजय प्राप्त हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुमेर पर विजय प्राप्त कब हुई, तो आप कहेंगे 2000 ईसा पूर्व सुमेर पर विजय प्राप्त हुई। अगला बेबीलोनिया ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इन्होंने बेबीलोनिया को अपनी राजधानी बनाया था। इस सभ्यता को बेबीलोनिया की सभ्यता कहा जाता है। बेबीलोनिया सभ्यता का राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक और जीवन निम्न था। ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बेबीलोनिया का राजनैतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था, खुद आप देखते हुए चलेंगे। हम स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे आप 1 मिनट देखेंगे, आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और यहाँ आर्थिक जीवन को आप अच्छी तरह से, उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा धार्मिक जीवन कैसा था, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। लोग जो है पूजा पाठ इत्यादि में विश्वास करते थे। और यहाँ देखिए अगला आ रहा आसीरिया की सभ्यता क्या है।
हम्मुराबी की मृत्यु के पश्चात बेबीलोनिया का राज्य साम्राज्य जो है कमजोर हो गया। ठीक है, असीरिया के लोगों ने बेबीलोन पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इन्होंने मेसोपोटामिया को विशाल भूभाग पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसमें राज्य अक्सर जो है या अस्सुर आप कह सकते हैं नामक नगर के कारण असीरिया कहलाए। इसमें इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था जो है असीरिया बेलीपाल। ठीक है, असीरिया बेलीपाल। और अगर इसे कहा जाए, यहाँ आप देख पा रहे हैं यह एक विद्वान शासक था। ठीक है, ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए समझते हुए चलेंगे। 20 पेज का आपके बीच में टोटल 19 पेज का यह लेक्चर आपके बीच में जा रहा है। बिल्कुल शॉर्ट चल रहे हैं, आपको बिल्कुल स्पीड गति से बताते हुए चल रहे हैं। ये सामाजिक जीवन कैसा था आप खुद समझेंगे, और इनका धार्मिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से खुद को समझते हुए चलेंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज मिस्र की सभ्यता पर। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकास, यहाँ से आप समझेंगे मिस्र की सभ्यता का विकास वहाँ की प्रमुख नदी नील नदी के किनारे हुआ था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। पूछा जा सकता है कि मिस्र कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर है। पूछा जा सकता है कि मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा उत्तर में जो है लाल सागर है, और मिस्र के दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान है, और मिस्र के बीच में नील नदी बहती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जा सकता है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपसे बार बार पूछी गई हैं कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे नील नदी का वरदान जो है मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं है। मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं? मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता आपके बीच में आ रही है, समझते हुए चलेंगे। शासन व्यवस्था इसमें क्या है आप देख पा रहे हैं, और अगला आपके बीच में है सामाजिक जीवन, और इसी के क्रम में आपका है धार्मिक जीवन क्या हो सकता है। थोड़ा सा हम धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। मिस्र में देवी देवताओं की संख्या जो है लगभग 2200 थी या 2200 थी। मिस्र के प्रत्येक नगर को अपना देवता होता था, और इन प्रमुख देवता सूर्य थे, जिन्हें रे, रा, होरस आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, आपसे ये नाम पूछा जा सकता है कि ऐसे नाम को किस सभ्यता के अंतर्गत जाना जाता था, तो आप कहेंगे मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत जाना जाता था। ठीक है, व्यापार एवं व्यवसाय को आप देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद देखते हुए चलेंगे। हर चीज़ पर डिस्कस करना बाबू जो है बहुत समय की बर्बादी होगी। ठीक है, हालांकि लेक्चर आपके बीच में पूरा जा रहा है, कोई चीज़ें कट नहीं की जा रही हैं। जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं वो सभी लेक्चर में लिखी गई हैं, बट उस पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपको वही चीज़ें ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है। चीन की सभ्यता, ठीक है, चीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? चीन की सभ्यता विश्व की अनेक देशों के समान हुआंगहो नदी की घाटी में विकसित हुई थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। ठीक है, पहला आपके बीच में है सामाजिक जीवन। प्राचीन काल में चीन का समाज 4 वर्गों में विभाजित था: बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर एवं कला वर्ग, कृषक एवं मजदूर वर्ग। ठीक है, अब जरा सा विचार करें। आगे आपसे कहा जा रहा है कि चीनी समाज के संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त परिवार की प्रथा किसमें प्रचलित थी, तो आप कहेंगे चीनी समाज में। अब सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, इसे आप खुद समझेंगे। धार्मिक जीवन कैसा था, आप इसे खुद देखेंगे। ठीक है, हम क्यों नहीं इस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उसी पर डिस्कस किया जा रहा है। हमने सभी सभ्यताओं पर ऑलरेडी डिस्कस किया। आपकी परीक्षा में सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप खुद सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। चीनी सभ्यता के धार्मिक एवं दर्शन, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करते हैं। चीनी सभ्यता के लोग जो है लोग सर्वोच्च शक्ति पूजा करते थे, जिसे वे संगीत कहते थे। संगीत का अर्थ है स्वर्ग का देवता। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत का अर्थ स्वर्ग का देवता कहते थे। अब ये पूछा जा सकता है कि स्वर्ग का देवता किस सभ्यता के अंतर्गत रखे गए थे, तो आप कहेंगे चीनी सभ्यता के अंतर्गत रखे गए थे।
अगला यहाँ देखिए लिखा गया है कि चीनी दार्शनिक लाओ त्सो में भी ताओइज्म नामक धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ताओइज्म नामक जो है धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे चीनी दार्शनिक लाओ त्सो ने किया था। ठीक है, चलिए मानव सभ्यता के विकास में चीनी सभ्यता का योगदान कैसा रहा है आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अगला आपके बीच में है, देखिए शासन व्यवस्था इनकी कैसी थी और सामाजिक जीवन इनका कैसा था, धार्मिक जीवन इनका कैसा था, आप थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में है सामाजिक जीवन। आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे। आर्थिक जीवन वीडियो को रोक कर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बार बार इस पर आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसी पर आपके बीच में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में है, हमें लगता है कि ये लास्ट पेज है दोनों, एक पेज और आपके बीच में है। ठीक है, कलाएं इसमें कथित आविष्कार एवं खोज। यहाँ हम आविष्कार एवं खोज पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लिपि का आविष्कार, चीनी भाषा एवं लिपि चित्रकला ही रूपांतरण है। इस लिपि में 1400 ईसा पूर्व नमूने हड्डियों के लिए लिखे मिले हैं। इस लिपि में लगभग 40,000 संकेत चिन्ह लिपि के ऊपर नीचे और लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला अन्य आविष्कार या खोज आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली आपके बीच में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ है और सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है और सुमेरियन या सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुर्ता कहा जाता है। खुद देखेंगे, इसे यहाँ कहा जा रहा है कि जो है सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुर्ता कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। और चीन के लोग स्वर्ग में देवता संगत की पूजा करते थे। बारूद की खोज चीन ने की थी। बौद्ध मंदिर या शिवालय में पगोड़ा या पौगोड़ा कहा जाता था। शिवालयों को, जो बौद्ध मंदिर थे उसमें शिवालय जो थे उसे हम पगोड़ा कहते थे। और मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहा जाता था। और प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम चीन की सभ्यता से ही प्रचलित हुई हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम बार बार इस पर जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ रही है तो मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जो है शुल्क को पेमेंट करिए और आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।